हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। उसका मन नहीं भर रहा था और अब उसकी नजर ऑक्शन स्टेज पर खड़ी अवनी के ऊपर थी, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था और अपनी आशी पूरी करना चाहता था। मलाइका अच्छे से जानती थी कि अभिम एक नंबर का गिरा हुआ आदमी है, पर उसे तो अभिम के पैसों से मतलब था और उसकी पावर से मतलब था। इसीलिए उसने जानबूझकर अभिम को अवनी को खरीदने के लिए उकसाया। अवनी को खरीदने के लिए अभिम तैयार तो हो गया, पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर उसके अगले कमरे में बैठे हुए तीनों यंग मास्टर ने मिलकर उसके इस काम में अंगा डाला तो वह कभी भी अवनी को नहीं खरीद पाएगा। वही उस ऑक्शन में आए हुए बाकी सारे गेस्ट अवनी को उस स्टेज के ऊपर देखकर एकदम हैरान रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार असल में खुद को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रही है और ऑक्शन स्टेज के ऊपर आकर खुद को बेच रही है। इस तरह के एक्साइटिंग इवेंट को देखने और इसका हिस्सा बनना लोगों को स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। अमीर लोग आमतौर पर अपने पैसे इस तरह के सेलिब्रिटीज पर खर्च करते हैं ताकि वह लोग इनको खुश कर सके। हालांकि वे सभी लोग ए लिस्ट सेलिब्रिटी होते हैं। इस बात से इन अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लोग कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। अपनी अय्याशी के लिए और शान शौकत दिखाने के लिए उनके लिए बस इतना ही काफी था कि उन्होंने अपने पैसे किसी ए लिस्ट सेलिब्रिटी पर खर्च किए हैं। वैसे तो इस लेवल पर ज्यादातर ए लिस्टेड सेलिब्रिटी अपनी रिपोर्टें को बनाकर रखते हैं और उसे बिल्कुल खराब नहीं करते, और लिस्टेड सेलिब्रिटी होने की वजह से उन्हें खुद को इन अमीर लोगों के हाथों बेचने की भी जरूरत नहीं होती थी। पर आज नजारा कुछ और था। एक वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार जो आज भी इस पोजीशन पर कायम है, उन लोगों के सामने खड़ी थी और अपनी बोली लगने का इंतजार कर रही थी। इस तरह का एक्साइटिंग सीन देखकर वहां बैठे हुए सभी अमीर लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, और शायद उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी जो उन लोगों को पागल बना रही थी। वहां खड़ा ऑन एक्शन सच में आए हुए गेस्ट के सामने कुछ और भी इंट्रोड्यूस करना चाहता था, पर स्टेज के नीचे से ही किसी आदमी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, लगातार बोलना बंद करो। हम सब लोग इस स्पष्टता को जानते हैं। हमें सिर्फ इतना बताओ कि इसकी बेस प्राइस कितनी है। मुझे बताओ कि हर बार तुम बोली में कितने पैसे बढ़ाओगे। इस सारे से मैं इसे खरीदने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं। मैं जल्द से जल्द इसके साथ मजे करना चाहता हूं। इस आदमी की बात सुनकर वहां बैठे हुए बाकी अमीर लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वहां बैठे हुए लगभग सभी अमीर लोग इसी तरह का विचार रखते थे। वे लोग एक सुपरस्टार को टेस्ट करने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। वहां बैठे हुए सभी लोग अवनी को गहरी टकटकी लगाकर भूले जा रहे थे। एक सुपरस्टार होने की वजह से अवनी अक्सर लोगों से घिरी रहती थी और बहुत सारे लोग उसे इसी तरह घूरते थे। आज अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना आत्मा के सिर्फ एक खोखला कंकाल रह गई हैं। उस प्राइवेट रूम में बैठे हुए सिया अभी भी लगातार अपना सिर हिलाकर यही बोले जा रही थी, कुछ तो सही नहीं है, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। रिहान ने हैरान होकर उससे पूछा, क्या गलत हुआ है? सिया ने घबराते हुए कहा, अवनी की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा दयनीय है। अभी हमेशा बहुत ही खुश रहती है और हमेशा सबको खुश रखती है। आज वह बिल्कुल अलग लग रही है। अगर मैं उसे इतना अच्छे से नहीं जानती तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि यह कोई और ही है, यह फोन ही नहीं है। सिया की बात सुनकर रिहान ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, यह कहना मुश्किल है। कोई भी इंसान जो इस तरह की परिस्थिति से गुजरता है वह कैसे नॉर्मल रह सकता है? यह एकदम ऑब्वियस बात है कि वह इस वक्त हमेशा से बहुत ज्यादा अलग ही बिहेव करेगी। मैंने सही कहा ना? किसी भी इंसान की आत्मा और उसका शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वे लोग इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरेंगे तो यह बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस दौरान उनका बर्ताव पूरी तरह बदल जाएगा। सिया भी यह बात जानती थी, पर वह हमेशा अपने दिल में एक ऐसी भावना रखती थी जिसे शायद वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। फिलहाल उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अवनी के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर ऑक्शन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अवनी इतनी ज्यादा फेमस होगी। वहां बैठे हुए इतने अमीर लोगों को देखकर जो शायद इस बोली का हिस्सा नहीं कर सकते थे। आज रात जो कीमत अवनी के नीलामी के लिए लगाई गई थी वह बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। जितनी ज्यादा प्राइस हाई होगी उतना ज्यादा पैसा इन लोगों को मिलेगा।
यही सोचकर ऑक्शन अपने दिल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वहां बैठे हुए सभी लोगों की इच्छा को देखते हुए उस ऑक्शन ने अवनी का इंट्रोडक्शन देना बंद कर दिया और डायरेक्टली बोली लगा दी। ऑक्शन नीडर ने कहा, दुनिया की सबसे टॉप की स्टार के साथ फर्स्ट नाइट मानने वाला इंसान वही होगा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, और वो इंसान आज रात इस सुपरस्टार के साथ एंजॉय कर सकता है। यहां बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा बेसब्र हो रहे हैं, पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुझे किसी लड़की पर तरस आ रहा है। ओनियो के डबल मीनिंग शब्दों ने वहां बैठे हुए लोगों में हंसी का माहौल बना दिया। पहली बार वे लोग किसी बड़ी स्टार को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने वाले थे। वे लोग उसके साथ एंजॉय करने वाले थे और रोश अपने पैसों को वर्थ बनाना चाहते थे। इसीलिए वहां बैठे हुए सभी लोगों ने ओनेयर की बातों को मजाक के तौर पर लिया और किसी ने भी उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह सब लोग तो बस बोली लगने का इंतजार कर रहे थे ताकि उस सुपरस्टार को अपने प्राइवेट कमरे में ला सके और उस खुशी को महसूस कर सके जब वे लोग एक वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार को एक खिलौने की तरह ट्रीट करेंगे और उसके साथ जैसे चाहे वैसे खेलेंगे। तभी वहां खड़े ऑक्शन ने अनाउंस किया, ठीक है, मैं अब आप लोगों का ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इस ऑक्शन की स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन रब है और हर बार बोली 1 लाख रब से ज्यादा ही बढ़ेगी। इतना सुनते ही वहां बैठे हुए लोग जो इतनी देर से बोली शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। मैं 6 मिलियन रुपए की बोली लगाता हूं। मिलियन रिजर्व। जैसे ही ऑक्शन नियर की आवाज गूंजी, तभी किसी ने बहुत ही बेसब्र से बोली लगाई। यह बोली कोई 1 मिलियन रब की नहीं थी, बल्कि डायरेक्ट न मिलियन की थी। रेहान के प्राइवेट रूम में अमन अपना हाथ बोली लगाने के लिए उठाने की वाला था कि तभी रेहान ने उसे रोक दिया। रेहान ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त बाहर की सिचुएशन बहुत ज्यादा अव्यवस्थित थी। ऑर्डिनरी सीट के ऊपर बैठे हुए ऑर्डिनरी लोग अपने गले को जितना हो सके उतनी तेज चिल्लाकर बोली लगा रहे थे जैसे वे लोग किसी मुर्गे की बोली लगा रहे हो। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किसी सुपरस्टार नहीं ही वाले हो, पर रेहान की नजरों में यह सभी लोग कुत्ते बिल्ली थे। यह लोग अभी बहुत ज्यादा खुश होकर बोले लगा रहे थे, पर इन्हें नहीं पता जब असली बोली लगनी शुरू होगी तो यह लोग यहां पर दिखेंगे भी नहीं। एक सुपर फैमिली का यंग मास्टर होने की वजह से रेहान ने अमन को थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अमन इस तरह से व्यवहार करें जैसे उसने पहले कभी भी दुनिया देखी ही नहीं है। हालांकि ऑनेक्शन अभी शुरू ही हुआ था और फाइनल बोली लगने से अभी बहुत दूर था। ऑफ कोर्स अमन के पास शांत रहने वाला स्वभाव नहीं था, क्योंकि उसे हर हाल में अवनी अपने हाथों में चाहिए थी। और अब क्योंकि ऑक्शन शुरू हो चुका है तो अमन अब और ज्यादा शांत नहीं रह सकता था। तभी उसने रेहान से कहा, यंग मास्टर रेहान, ये लोग जो चिल्ला चिल्लाकर प्राइस बोल रहे हैं वह बहुत ज्यादा बोरिंग है। असली बोली कब शुरू होगी? क्यों मैं एक अच्छी बोली लगाकर इन सब लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकता? अमन को लग रहा था कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बाहर बैठे हो सभी के सभी लोग सिर्फ ना को 1 मिलियन रुपए बढ़ाकर बोली लगा रहे हैं। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी चीज का एक एक फीचर उखाड़ रहे हो। पता नहीं ये लोग और कितना समय लगाएंगे। अमन के लिए एक हाई प्राइस की बोली लगाना ज्यादा आसान था। जिसस बाहर बैठे हो सभी लोग एक ही बार में धराशायी हो जाएंगे और इससे अमन को फालतू की मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। यह बात तो सच है कि अमन अभी जो सोच रहा था उस बात में सेंस था, पर इन सबके साथ एक और सच्चाई थी। जितनी कैपेसिटी आज अमन की थी उतनी ही कैपेसिटी और स्ट्रेंथ वाले लोग यहां पर और भी थे। अमन ने रेहान से कहा ही था कि यंग मास्टर रेहान, आप कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ हमारा दुश्मन अभिम भी इसे चाहता है। अमन ने इतना कहा ही था। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए रेहान ने उससे कहा, अभिम किस तरह का आदमी है? तुम्हें क्या लगता है, क्या वह पलटकर वार नहीं करेगा या फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगा जब उसके सामने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी? अमन रेहान की बात समझ गया था। उसने खुद को शांत करते हुए अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए रेहान से कहा, ठीक है, मैं अभी म्यू की बोली लगाने तक इंतजार करता हूं। इस बार जो बोली लगाई जा रही थी वह सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं थी कि कौन कितनी ज्यादा बोली लगा रहा है, बल्कि इसमें पूरी तरह माइंड गेम इवॉल्व था और सिचुएशन के हिसाब से इससे डील करने का अलग अलग तरीका था। शायद इस बात को शब्दों में कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर भी अगर एक लाइन में कहा जाए
तो इस पूरे माइंड गेम में किसी भी हाल में अपने दुश्मन को यह पता नहीं चलने देना है कि इस बोली में हम कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे लगा सकते हैं, और ना ही हमारे दुश्मन को हमारी किसी भी तरह के हाव भाव का पता चलने देना है और अपने दुश्मन को किसी भी तरह से हराने का मौका ढूंढना है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी पहले बोली लगाएगा, कहीं ना कहीं वह यह बात सामने ला देगा कि इस नीलामी को लेकर हम क्या सोच रहे हैं, और हो सकता है कि इससे हमारा दुश्मन हमारी चाल को समझ जाए और उस सिचुएशन का फायदा उठा ले। आज इस ऑक्शन एसोसिएशन के अंदर किसी सामान के नहीं बल्कि एक जीते जाते इंसान की बोली लगाई जा रही थी, और वह इंसान खुद स्टेज के ऊपर आकर अपनी बोली लगवा रहा था। यह बात शायद पहले किसी ऑक्शन में नहीं हुई थी, और जब आज हो रही थी तो उस ऑक्शन में आए हुए सभी गेस्ट पूरी तरह से हैरान थे। पर हैरानी से ज्यादा शायद वह लोग एक्साइटेड थे, यह सोचकर कि उन्हें एक वर्ल्ड क्लास ए लिस्टेड सेलिब्रिटी अवनी के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा। आखिर वहां पर बैठे हुए ज्यादातर लोग थे तो बहुत अमीर ही, और उन लोगों की सोच वहीं तक थी। इसीलिए जल्दी ही उस ऑक्शन के अंदर बोली लगने शुरू हो चुकी थी। अवनी की स्टार्टिंग प्राइस $1 मिलियन थी, और शायद इसी वजह से वहां आए हुए कम अमीर लोगों को भी एक उम्मीद नजर आ रही थी। बोली लगनी शुरू होते ही सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बोली लगानी शुरू कर दी। स्टेज पर खड़ी हुई अवनी बहुत डरी और सहमी हुई थी, जो हमेशा खुश रहती थी और लोगों को खुश रखती थी। उसे ऐसा देखकर प्राइवेट रूम में बैठी सया बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। सया को बार बार लग रहा था कि अवनी अपने मन से ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट रूम नंबर 250 में बैठे अभिम की नजर भी अवनी पर थी, पर बोली लगने के बाद भी उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। कहीं ना कहीं इन दोनों प्राइवेट रूम में बैठे हुए यंग मास्टर के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसका बाहर बैठे हुए लोगों को कोई अंदाजा नहीं था। फिलहाल सिर्फ एक बोली नहीं लग रही थी, बल्कि 2 प्राइवेट रूम में बैठे हुए लोगों के बीच एक माइंड गेम चल रहा था। दोनों को ही नीलाम होने वाली यह चीज चाहिए थी, पर कोई भी किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। अमन बहुत ज्यादा बेसब्र होकर जल्द से जल्द गली लगा देना चाहता था, पर रेहान नहीं चाहता था कि अमन जल्दबाजी में कोई भी बेवकूफी करे। इसीलिए रेहान के समझाने के बाद अमन शांत होकर वहीं पर बैठ गया और रेहान की अगली कमांड का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 250 में जैसा रेहान ने अनुमान लगाया था, वैसे ही अभिम भी इन 3 यंग मास्टर की बोली लगाने का इंतजार कर रहा था, और यही सोच रहा था कि जब यह लोग बोली लगाएंगे उसके बाद ही वह बोली लगाएगा। हालांकि जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी रेहान और उसके बाकी 2 पार्टनर्स की तरफ से कोई भी मूवमेंट में नहीं हुआ, तो अब बाहर बैठे हुए इन लोगों को छोटी छोटी बोली लगाते हुए देखकर अभिम को भी काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, और वह भी बहुत ज्यादा बेसब्र होने लगा था। अभिम ने खुद से बात करते हुए कहा, अब जब यह लोग इतनी देर से कोई भी बोली नहीं लगा रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अवनी, आज रात को तुम सिर्फ मेरी होने वाली हो, और कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अभिम इस वक्त बहुत ज्यादा क्रूर दिखाई दे रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर रेहान और बाकी 2 यंग मास्टर तीनों मिल भी जाए तो भी उसे किसी भी हाल में हरा नहीं सकते। यह सब कुछ सिर्फ अभिम अपनी फिजिकल न्यूज को पूरा करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वह कहना चाह रहा हूं कि यह तीनों यंग मास्टर मिलकर भी उसे किसी भी चीज में नहीं हरा सकते। तभी पूरे ऑक्शन हॉल में एक तेज आवाज गूंजी, 30 मिलियन रुपए। यह आवाज आते ही अभी तक लो फ्लो के ऊपर जो शोर शराबा हो रहा था वह एकदम शांत हो गया, और वहां बैठे हुए सभी लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे जिस तरफ से वह सादा का आवाज आई थी। अब म्यू के बोली लगाने से पहले जो बोली लगी थी वह सिर्फ 12 मिलियन रब तक की ही थी, और अब जो बोली लगी है वह दुगनी से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से यह बोली बहुत ज्यादा डराने वाली थी। जब वहां बैठी हुई भीड़ ने आवाज का पीछा किया तो उन लोगों ने देखा कि अभिमन्यु अपने प्राइवेट रूम की टेबल के पास खड़े होकर अपना कार्ड ऊपर उठाकर खड़ा है। अभिमन्यु को देखते ही सब लोग समझ गए कि अब उन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उस रूम में जैसे ही उन लोगों ने वेस्ट प्रोविंस के यंग मास्टर अभिम को देखा तो वह सब लोग समझ गए थे कि उन्हें अब शांत हो जाना चाहिए, और यह अमाउंट सुनकर किसी को भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि इन मामलों में अभिम कुछ ज्यादा ही उदार किस्म का आदमी है। इतनी ज्यादा हाई प्राइस
वह भी सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के साथ एक रात बिताने के लिए दी जा रही थी। यह बात वहां बैठे हुए सभी लोगों ही को अपनी समझ से बाहर की लग रही थी। अगर इसी बारे में बात की जाए तो वहां बैठे हुए लोगों ने अभिम के बोली लगाने से पहले जो बोली लगाई थी वह भी पहले ही बहुत ज्यादा थी, और सिर्फ एक रात के लिए उन लोगों ने पहले ही 10 मिलियन रुपए की बोली को भी पार कर दिया था। और अब उन लोगों को 30 मिलियन रुपए की इतनी हाई बोली लगाकर चुपचाप बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और यह सब कुछ सोचकर वहां बैठे हुए लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू कर दिया। यंग मास्टर अभिम ने बहुत ही ज्यादा बड़ी बोली लगाई है, मुझे लगता है पक्का वही जीतेंगे। सच कहूं तो मुझ में मिलियन रप की बोली लगाने के बारे में सोचने तक की हिम्मत नहीं है। ऐसा तो सिर्फ वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री के यंग मास्टर अभिम ही कर सकते हैं। सच कहूं तो मैं पहले हर हालत में यह बोली जीतना चाहता था, पर अब मुझ में लड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि यह आदमी सिर्फ एक रात के रोमांस के लिए 30 मिलियन रुपए दे सकता है। क्या मुझे कहना चाहिए कि यह एक फिजूल खर्ची करने वाला आदमी है? तुम में इसके लिए लड़ने की हिम्मत तो है, पर क्या तुम में यंग मास्टर अभिम की गर्ल के साथ रहने की हिम्मत है? जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक। अभी तक जो लोग बहुत खुश होकर बोली लगा रहे थे, वह सभी लोग अभिम की बोली सुनकर एकदम दंग रह गए। वहां बैठे हुए सभी लोगों ने अपने काज नीचे रख दिए और बोली लगानी बंद कर दी, क्योंकि अब किसी में भी दोबारा बोली लगाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद इससे अभिम गुस्सा हो जाए और उन लोगों के लिए कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। पर कोई तो था जो अभिम से बिल्कुल नहीं डरता था, और जब वहां पर अभिम की बोली सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए थे, तब सन्नाटे को चीरते हुए एक तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। 4 मिलियन रुपए। इतनी तेज आवाज सुनकर सभी लोग एकदम दंग रह गए, और एक बार फिर से उन लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा जिस तरफ से यह आवाज आई थी। उन लोगों ने देखा कि उस प्राइवेट रूम में यह बोली लगाने वाला इंसान अमन था। अमन अभिम के साइड में ही खड़ा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। 4 मिलियन रुपए। असल में अभिम के अभी अभी ऑफर किए हुए साउंड 30 मिलियन रुपए से 10 मिलियन ज्यादा थे, और यह देखकर वहां खड़ा एक एक इंसान एकदम हैरान रह गया। और अमन ने अभी अभी जो प्राइस बोली थी वह भी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक बार फिर उस पूरे हॉल में आए हुए बाकी सारे गेस्ट एक दूसरे से बात करने लगे। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? क्या ये लोग पागल हो गए हैं? 40 मिलियन कौन ऑफर करता है? ओह माय गॉड, 0 मिलियन, वो भी सिर्फ एक औरत के साथ एक रात बिताने के लिए। क्या यह गुप्ता परिवार के यंग मास्टर अमन नहीं है? यह तो वास्तव में एक श्रेष्ठ परिवार के वंशज होने के लायक हैं। हम लोग इतनी देर से 1 अंडर को 1 मिलियन डॉलर्स की प्राइस बढ़ाकर बोली लगा रहे थे, जबकि यंग मास्टर ने एक ही बार में बोली को सीधा 10 मिलियन रुपए से बढ़ा दिया। मुझे तो लगता है कि यह पूरी तरह सिर्फ एक पागलपन है। अभिमन्यु ने बहुत देर तक इंतजार किया था, पर उसने रिहान की तरफ से कोई भी मूवमेंट होते हुए नहीं देखा था और इसीलिए उसने बोली लगाई थी। पर अभिमन्यु को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अमन उसे फॉलो करेगा, और जैसे ही वह बोली लगाएगा अमन उस बोली को बढ़ाकर उससे कंपटीशन करना शुरू कर देगा। नीचे बैठे हुए इतने सारे लोगों का ऐसा शॉकिंग रिएक्शन देखकर अभिम को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसने चीरते हुए कहा, सर, तुम पैसों के मामले में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा और इतना बड़बड़ा कर? अभिम ने बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। 50 मिलियन अभिम ने इतनी तेज लाया था कि वहां खड़ा हुआ ऑनेक्शनियर लगभग अपने हाथ में पकड़ा हुआ हैमर नीचे गिराने ही वाला था। मिलियन रब की बोली वहां किसी के लिए भी अकल्पनीय थी। यहां तक कि उस ऑक्शन ने तो सोचा था कि अवनी का यह पहला ऑक्शन ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिलियन रुपए का होगा बना। पर किसने सोचा था कि यह सब चीजें इतने अलग ढंग से जाएंगी? 2 सुपर यंग मास्टर एकदम से सामने आ जाएंगे और एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए इतनी बड़ी बोली लगाएंगे। अभी इन दोनों यंग मास्टर की वजह से जो ट्रेन चल रहा था उसके हिसाब से हर बार बोली 10 मिलियन से बढ़ रही थी। तो क्या फाइनल बिड 70 से 80 मिलियन नहीं हो सकती? 7 से 8 मिलियन से 80 मिलियन के बीच का अंतर सिर्फ एक वर्ड नहीं था, बल्कि यह पूरा 10 गुना ज्यादा अमाउंट था। अगर इस बार का ऑन एक्शन सफल होता है तो ऑन एक्शन नियर को इस बार उतने पैसे मिलेंगे जितने वह पूरी साल नीलामी करके कमाता है। वहां खड़ा हुआ ऑक्शन इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपना माइक उठाकर जोर से कहा। अभिम ने यंग मास्टर अभिमन्यु ने मिलियन रिस्क कौताओं की बोली लगाई है। क्या यहां पर कोई है जो उन्हें फॉलो करना चाहता हो? इस बार अमन ने वापस अभिम की तरफ नफरत से देखा और कहा, 60 मिलियन ऑक्शन नियर एक बार फिर से एक्साइटेड हो गया।
और होता भी क्यों नहीं पहले, जहां 1 मिलियन रुपए से बोली बढ़ रही थी, वही अब सीधा 10 मिलियन रुपए से बोली बढ़ रही थी। और यह देखकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने फिर से अपने माइक में चिल्लाते हुए कहा, यंग मास्टर अमन ने 0 मिलियन रर की बोली लगाई है। क्या आप में से कोई और यहां है जो इससे ऊंची बोली लगाना चाहता हूं? अमन और अभिम दोनों का सर गुप्ता था, इसीलिए एक्साइटमेंट में ऑनेक्शन ने उन लोगों का नाम एकदम ठीक से नहीं लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। ससैट्स किस्मत से उस ऑक्शन हॉल में सभी लोगों का अपना एक स्टेटस था और किसी को नहीं पता था कि यह 2 यंग मास्टर कौन थे। और वहां बैठी हुए लोगों को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि ऑक्शन नियर क्या चिल्ला रहा है। वहां बैठे हुए सभी लोग तो बस उस वक्त लग रही इतनी हैरान कर देने वाली बोली से शॉक में थे। वहां बैठे हुए किसी भी इंसान को इस बात की हैरानी नहीं थी और ना ही कोई शक था कि इन दोनों यंग मास्टर के पास इतने पैसे हो सकते हैं। उन लोगों को तो जिस बात से इतनी ज्यादा हैरानी थी वह सिर्फ इतनी थी कि चाहे ये लोग कितने भी ज्यादा अमीर क्यों ना हो, पर फिर भी आज जिस चीज के लिए वह बोली लगा रहे थे वह सिर्फ एक औरत थी। और उस औरत की फर्स्ट नाइट के लिए इतनी बोली लगाना सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। हां, यह बात सब मानते हैं कि यह औरत एक वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार है और काफी यंग भी है, पर फिर भी थी तो यह एक औरत ही, और एक औरत के लिए इतने पैसे कौन खर्च करता था? अब तो सबके दिमाग में यही सवाल आ रहा था, क्या यह औरत किसी तरह की स्पेशल फीलिंग रखती है जिसके लिए यह दोनों यंग मास्टर इतना ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं? सब लोग बस यही सोच रहे थे कि ऐसी कौन औरत है जिसे 0 मिलियन रुपए में खरीदा नहीं जा सकता, और सिर्फ अवनी के लिए ही ये दोनों इतना ज्यादा झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अवनी इतनी भी ज्यादावती नहीं थी कि 60 मिलियन तक बोली पहुंच जाए। काफी देर से ऑक्शन हॉल में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि अवनी को पाने के लिए अब वहां आए हुए सभी गेस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और नीलामी शुरू होते ही वह लोग एक एक करके अपनी अपनी बोली लगाने लगे। बोली 1 लाख रुपए तक पहुंची थी कि तभी एक तेज आवाज वहां पर गूंजी और वहां बैठे हुए सभी लोग एकदम शांत हो गए। जैसे ही लाख की बोली सीधे 30 लाख पर गई तो सभी लोग एकदम हैरान रह गए और उस आवाज की तरफ देखा जिस तरफ से यह बोली लगाई गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर अमन थे। यह सब देखते ही लोग अभी तक हैरान ही थे कि एक और आवाज उनके कान में पड़ी और 30 लाख से बोली 40 लाख तक चली गई। इस बार जिसने बोली लगाई थी असफाज मैरी, वह मास्टर अमरपनीत मास्टर अमन थे। अभी म्यू अमन को देखकर एकदम हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि रेहान और बाकी दोनों यह मास्टर को इस नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह तीनों अभी तक अभिमय के बोली लगाने का इंतजार कर रहे थे। अब खेल बिल्कुल बराबरी का था और आमने सामने हो रहा था, इसीलिए दोनों यंग मास्टर मिलकर पूरी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और यह नीलामी अभी तक 0 मिलियन रब तक पहुंच गई थी। तभी उस भीड़ में से किसी ने कहा, ये यंग मास्टर हमेशा ऐसा कुछ करते हैं जिससे कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रगल क्रिएट हो जाए, जैसा आप जाता है। अगर किसी चीज से इन लोगों को फायदा हो रहा है या फिर वह इनकी जिद बन गई है, तो पैसा इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस आदमी ने यह बात बोली थी उसके बगल में बैठे हुए आदमी ने सहमति से अपनी गर्दन हमें हिला दी, जैसे किसी ने उसके मुंह की बात कह दी हो। अमन ने 60 मिलियन रुपए की बोली लगाई ही थी कि तभी अभिम ने फिर से चिल्लाकर बोली लगाई 70 मिलियन। इस बार जब अभिम बोली लगा रहा था तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बोली अवनी को पाने के लिए नहीं लगा रहा है, बल्कि अमन को हराने के लिए लगा रखा है। उसे हर हाल में ईगो सेटिस्फाई करना था और अमन को हराना था। वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री का यंग मास्टर होने की वजह से अभिमन्यु कभी भी खुद को गुप्ता फैमिली के यंग मास्टर अमन के सामने हार नहीं मान सकता था, खास करके इस तरह की पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसने सीधे 70 मिलियन रपस की बोली लगा दी और जैसे ही अभिम ने अपनी बोली पूरी की तो तुरंत ही अमन ने बिना किसी घबराहट के अपना हाथ बोली उठाने के लिए लगा दिया 80 मिलियन। इन दोनों को एक दूसरे से कंपटीशन करता हुआ देख तो सिया एकदम दंग रह गई। जब उसने देखा कि प्रा लगातार बढ़ती ही जा रही है तो उसने घबराहट के मारे रेहान को कसकर गले लगा लिया। उसे डर लग रहा था कि उसके पैर जो डर के मारे कांप रहे हैं, जिससे वह शायद अब ठीक से खड़े ना हो पाए और वह लड़खड़ा कर जमीन पर ना गिर जाए। सया का चेहरा बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह सिचुएशन शायद अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं।
अगर यह बोली इसी तरह और ज्यादा बढ़ती गई तो शायद कहीं आसमान ना फट जाए और वह कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाएगी। उसने तो अपने दिमाग में सोचा था कि अगर अनी ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं, 0 मिलियन रुपए करूंगा तुम्हारे लिए। अच्छा होगा कि तुम मुझसे फिर कभी कंपटीशन करो। अब वहां बैठे हुए सभी लोगों के होश लगभग उड़ चुके थे और उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मूवी की क्लिप देख रहे हैं। इस बार अभिम ने 10 मिलियन रुपए से बोली नहीं बढ़ाई थी, बल्कि सीधा 20 मिलियन रुपए इंक्रीज कर दिए थे। जैसे ही अभिम ने अपनी बोली लगाई तो वहां बैठा हुआ एक एक इंसान समझ गया था कि अवनी को पाने के लिए अभिम कितने भी पैसे दे सकता है। हाँ, यह बात भी सब लोग समझ रहे थे कि यह सिर्फ अग्नि के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि दो यंग मास्टर के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है अपनी अपनी ताकत दिखाने का। और अभी मैं कभी भी अमन को अपने से ऊपर नहीं जाने देगा, चाहे जो हो जाए। हालांकि इतनी बड़ी बोली लगाना अभिम के लिए भी आसान नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा अगर वह 100 मिलियन रुपए शब्द अपने मुंह से निकालेगा। अभिम ने अवनी की तरफ देखा, जो स्टेज के कोने के ऊपर एकदम शांत खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अभिम हर हाल में अवनी को आज रात टॉर्चर करना चाहता था। वह हर हाल में अपने चुकाए जाने वाले 0 मिलियन रब का नुकसान रिकवर करना चाहता। वहां बैठा हुआ हर इंसान एकदम दंग रहकर अभिम को देख रहा था। यहां तक कि स्टेज पर खड़े होकर जो इंसान बोली लगा रहा था वह भी एकदम से शॉक रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अभिम की लगाई हुई बोली सुनकर पूरा ऑनेक्शन हॉल एकदम सन्नाटे में चला गया था। वही रिहान के प्राइवेट रूम के अंदर अमन के चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे और अमू की लगाई हुई बोली सुनकर वह भी बहुत ज्यादा दंग रह गया था। अगर सच कहे तो अमन ने सोच लिया था कि वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 80 मिलियन रुपए ही देगा। ऐसा नहीं था कि अमन इससे ज्यादा पैसे फोन नहीं कर सकता था, पर उसे लग रहा था कि एक औरत के लिए इससे ज्यादा पैसे देना उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा होगा। हालांकि सिया ने अमन को प्रॉमिस किया था कि अगर अवनी ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रही है तो फिर सिया अमन को सारे पैसे चुका देगी जो भी उसने अवनी को खरीदने के लिए दिए थे। हालांकि अमन ने सोच लिया था कि वह यह पैसे नहीं लेगा और सिया का रिहान से इस वक्त जैसा रिश्ता है, ऐसे में अगर अमन सिया से पैसे लेगा तो क्या यह एक तरीके से रिहान के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होगा। इसीलिए जब अभिम ने नीलामी की बोली बढ़ाकर मिलियन रुपीस कर दी तो अमन एकदम से थोड़ा सा घबरा गया और इस बोली को जारी रखने से थोड़ा डर रहा था। तभी अमन ने पीछे मुड़कर सिया को एक अजीब स्माइल देते हुए कहा, मिस सिया द प्राइस। असल में अमन यह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह अब और ज्यादा बोली नहीं लगा पाएगा और अब वह हार मानने को तैयार है। अमन अभिम की तरह नहीं था जिसके लिए सिर्फ अपना ईगो और झूठी शान जरूरी हो, और अमन को इन सब बातों की ज्यादा परवाह भी नहीं थी। आज जो मुकाबला चल रहा था वह सिर्फ अपनी पर्सनल सेलिंग को लेकर चल रहा था। ऐसे में नीलामी में चल रही बोली को बीच में छोड़ना उसे किसी भी तरह से गलत नहीं लग रहा था। सिया ने जैसे ही अमन के आधे अधूरे शब्द को सुनो तो वह उसके कहने का मतलब समझ गई थी। हालांकि वह यह सब कुछ क्लियर नहीं कह रहा था, पर उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वह अवनी को किसी भी हाल में अभिम को नहीं देना चाहता था। यही सब सोचकर सिया समझ गई थी कि अमन भी अब मजबूर है। आखिरकार वैसे भी अमन का अवनी से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि सिया अभी भी बहुत ज्यादा बेचैन थी और वह जानती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड यह सब कुछ बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं करेगी। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जो उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है और उसे इस तरह का अमर्यादित काम करवा रहा है। अमन ने गुस्सा करते हुए कहा, यंग मास्टर रिहान, यह अभिम तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। सिर्फ एक रोमांटिक मोमेंट के लिए इसने 100 मिलियन रुपए दे दिए। पता नहीं उसके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई होगी। ये आदमी किसी राक्षस से कम नहीं है। अमन की बात सुनकर रिहान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और उसके बाद उसने सिया की तरफ देखते हुए उसे अपने बाजू को छोड़ने के लिए कहा, जिसे सिया ने बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, और उसके बाद खड़ा होकर वह अमन की तरफ चला गया। अमन के पास जाकर रिहान ने वह बिद कार्ड उससे लिया और धीरे से कहा, नहीं, यह पागल नहीं है। रिहान के अचानक से ऐसा कह देने से अमन को कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरान होकर पूछा, हम्मम, क्या वहां खड़े किसी को भी कुछ समझ नहीं आया? आखिर रिहान कहना क्या चाहता था? 0 मिलियन रब सिर्फ एक रात के लिए। क्या यह पागलपन नहीं था? अगर यह पागलपन नहीं है तो फिर क्या पागलपन है? रिहान ने धीरे से उनसे कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि पागलपन क्या होता है। और इतना कहकर रिहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई
उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बिडिंग कार्ड उठाया जो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था। पर अगर रेहान कुछ भी कहता तो वहां बैठे सब लोग उसे सुन सकते थे। रेहान ने तभी अचानक से कहा, मैं 0.0 मिलियन रुपए आज ही लगाता हूं। जैसे ही वहां बैठे लोगों के कानों में यह शब्द पड़े तो अचानक से उन लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से न्यूक्लियर बम नीचे की तरफ फेंक दिया हो, और वह सब लोग एकदम से राख हो गए। और तभी नीचे बैठे हुए सभी लोगों ने एक साथ हैरानी से कहा, क्या इस वक्त अमन और अभिम के बीच जो लड़ाई चल रही थी वह सिर्फ एक सामान या एक बोली जितनी सीमित नहीं थी, अब वह दोनों अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि अमन को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर अभिम उसके लिए जैसे अमन को हराना ही सब कुछ हो गया था। वह जानता था कि वह जितने पैसे लगा रहा है उससे उसे सिर्फ घाटा होगा, पर फिर भी उसने हाई मिलियन रब की बोली लगा दी थी। यह शब्द बोलते हुए अभिम की जुबान भी लड़खड़ा रही थी, पर फिर भी वह नहीं चाहता था कि वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री का मालिक और यंग मास्टर अभिम गुप्ता परिवार के यंग मास्टर अमन से हार जाए। अभिम की लगाई हुई बोली सुनकर वहां बैठे हुए लोग जितना ज्यादा हैरान थे उतना ही ज्यादा हैरान अमन भी था। उसने तो सोचा था कि वह ज्यादा से ज्यादा 80 मिलियन रुपए तक की बोली लगाएगा और शायद वह इस बोली में जीत भी जाएगा, पर उसे कहां पता था कि अभिमन्यु के बारे में वह जितना सोच रहा है उससे बहुत ज्यादा पानी में है और उसे हराना इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिया भी इतनी हाई बोली सुनकर बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे दो बातों का डर लग रहा था। पहला, कहीं अभिम यह बोली जीत ना जाए, और दूसरा, अगर अमन यह बोली जीत भी गया और अवनी यह सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रही होगी तो उसे इतने सारे पैसे वापस अमन को चुकाने होंगे। भले ही वह कितनी भी बड़ी सुपरस्टार हो, पर फिलहाल उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अमन ने एकदम बेबस होकर सिया की तरफ देखा, जैसे वह कहना चाह रहा हो कि शायद वह अब इससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता है। सिया भी अमन की मजबूरी को और बेबसी को समझ गई थी, पर फिर भी उसके दिल में सिर्फ एक ही बात सबसे ज्यादा चल रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कभी भी इतनी नहीं गिर सकती कि वह अपनी इज्जत को ही बेचने निकल पड़े। जब रेहान ने देखा कि अमन अब और ज्यादा इस बोली को जारी नहीं रख सकता है और ने छुपा है, तो उसने वो बिडिंग कार्ड अपने हाथ में लिया और जोर से कहा, मैं मिलियन डॉलर की बोली लगाता हूं। यह बात सुनते ही वहां बैठे हुए लगभग सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर किसी ने एटम बम गिरा दिया हो, और वह सभी लोग अब एक राख में बदल चुके हों। वहां बैठे हुए सभी लोग लगभग बेहोश होने वाले थे। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था जैसे यह सब कुछ उनका सिर्फ वहम है और उन लोगों को सुनने में गलती हुई है। नीचे बैठे हुए सभी लोग अलग अलग तरह से अपनी रिएक्शन देने लगे। इसने अभी 200 मिलियन कहा, ये लोग पागल हो गए हैं, इन सब का दिमाग काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। ओ गॉड, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी से मुझे मेरी दवाइयां दो। जिस आदमी ने अभी अभी दवाइयां मांगी थी उसका दिल एकदम से शौक के मारे काम करना बंद कर रहा था। किस्मत से उसके बगल में बैठे हुए आदमी जिसका दिमाग अब भी काम कर रहा था जल्दी से उसकी सिचुएशन पर रिएक्ट किया और उसने अपने बैग में से जल्दी से इमरजेंसी दवाइयां निकाली और उस आदमी के मुंह में डाल दी, वरना यह आदमी पक्का इस जगह पर ही मर जाता और शायद दुनिया में यह पहला आदमी होता जो नीलामी की बोली की कीमत सुनकर डर के मारे मर गया था। अभी तक ये सामान्य अमीर लोग लाखों की बोलियां लगा रहे थे। उसके बाद इन दो यंग मास्टर ने 10 गुना ज्यादा कीमत लगाकर उसे 100 मिलियन तक पहुंचा दिया था। अब अचानक से एक आदमी निकला और उसने सीधे 100 मिलियन को 200 मिलियन कर दिया था। इसी वजह से जो लोग बीमार थे या पैसों में जिनकी जिंदगी बसती थी, उन लोगों को इतने बड़ी बोली सुनकर एकदम झटका लग गया था। वहां बैठे लोग अब तरह तरह की बातें करना शुरू कर चुके थे। कोई भी नहीं जानता था कि जिस आदमी ने अभी अभी इतनी बड़ी बोली लगाई है आखिर वह कौन और किस बड़े परिवार से आता है। हालांकि जब से रेहान यहां आया था हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, क्योंकि दो बड़े यंग मास्टर अमन और जुनैद रेहान को बहुत इज्जत दे रहे। इसीलिए वहां खड़े लोगों को इतना अंदाजा हो गया था कि हो ना हो रेहान भी बाकी दो यंग मास्टर की तरह किसी बड़े परिवार से हैं। पर कौन है यह जानना अभी भी बाकी था। इस आदमी का बैकग्राउंड आखिर क्या है? अभी अभी उसने जो प्राइस बताया है उसे सुनकर तो मुझे डर लग रहा है। यह आदमी तो मुझे बाकी तो यंग मास्टर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है।
और ये आदमी और भी ज्यादा पागल है। वहां उस ऑक्शन हॉल में बैठा हुआ एक एक इंसान एकदम हैरानी और शौक में चला गया था। यहां तक कि जब अभिम ने यह बोली सुनी तो वह भी बहुत ज्यादा शौक होकर रेहान को देख रहा था। अभिमन्यु ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी को देखा था जो उसे हार मानने को तैयार नहीं था। पहले अभिम लोगों के ऊपर पैसे फेंककर उनकी बेइज्जती क्या करता था, पर अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज रेहान उसके ऊपर पैसे फेंककर इस बोली का आगाज कर रहा है। अगर सच कहे तो अभिम मौसई अभिम ज्यादा से ज्यादा 100 मिलियन रुपए इस बोली में लगाने को तैयार था। इससे ज्यादा लगाने की उसमें हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिम की रेपुटेशन क्या थी, पर असल सच्चाई अभिम जानता था कि इससे ज्यादा पैसे अफोर्ड करना उसके बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रेहान की लगाई हुई बोली सुनकर अमन भी बहुत ज्यादा हैरान था। अमन तो अपनी लगाई हुई खुद की बोली से ही इतना ज्यादा शौक था कि वह खुद कछुए की चाल चलते हुए धीरे धीरे पैसे बढ़ा रहा था। किसने सोचा था कि रेहान अचानक से ऐसे सबके सामने आकर पूरा पासा ही बदल देगा और एकदम से हो मिलियन रब की बोली लगा देगा। फिलहाल अमन को ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक जितने भी बोली लगाई गई थी वह सब सिर्फ एक मजाक था। वहां बैठे हुए सारे लोग मिलकर भी अभी तक मिलियन रब की बोली लगाने से पहले शायद 100 बार सोच चुके होंगे, पर रेहान ने अकेले आकर एकदम से 100 से 200 मिलियन रुपए कर दिए, जिससे अब तो कोई शायद इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वही अभिम, उसके तो जैसे एकदम से होश ही उड़ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेहान जानबूझकर कई देर से उसे ऑब्जर्व कर रहा था ताकि वह उसे सबके सामने बेवकूफ बना सके। हालांकि अभिम दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं था और वह भी अब भी लगाई हुई इस बोली के बिल्कुल पक्ष में नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अभी भी हर कीमत पर रेहान के साथ इस बोली को जारी रखें और इसे हर हाल में जीते। पर अभिम को दिल में एक डर था कि अगर उसने अभी भी 0 मिलियन रुपए के बाद भी बोली जारी रखी तो उसके वापस घर लौटने पर जैसे निकटती उसके पापा उसका एक पैर तोड़ देंगे और दूसरा पैर उसकी वह खूनखार मंगेतर तोड़ देगी। जैसे ही अभिम को यह ख्याल आया तो वह खुद को व्हील चेयर के ऊपर इमेजिन करने लगा और इतना सोचने के बाद अभिम ने अपने दिल में अपनी हार मान ली और अपने चेहरे पर भी इसी तरह के एक्सप्रेशन शो कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए रेहान की तरफ देखा और उससे कहा, दोस्त तुम सच में कमाल हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम उस वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और इतना कहकर तुरंत ही अभिम वापस मुड़ा और वहां से चला गया। अभिम में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह और ज्यादा यहां पर रुक सके। इस वक्त वह ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे असल में वह हारा ही नहीं है। पर सच बात तो यह थी कि रेहान के कहे हुए कुछ शब्द ही उसे बुरी तरह घायल कर चुके थे और उसमें यहां रुकने की और हिम्मत नहीं थी। और वैसे भी वह कितनी देर तक अपने आप को बादशाह दिखाने की कोशिश कर सकता था, वह भी तब जब वह खुद और वहां खड़े हुए। सब लोग जानते थे कि असली बादशाह सिर्फ रेहान है। अभिम को इस तरह दोम दबाकर भागते हुए देखकर सभी लोगों को बहुत अचंभा हो रहा था। अभिमन्यु वहां से ऐसे गया जिसने हारा हुआ कोई मुर्गा भागता है। अभिमन्यु के जाने के बाद उन सब लोगों ने फिर से अपनी आंखें रेहान की तरफ घुमा ली। 200 मिलियन कहने में बहुत ही आसान सा शब्द लग रहा है, पर इसका वजन सच में बहुत ज्यादा भारी है और उठाने वाला ही जानता है कि उसे यह शब्द बोलते वक्त कितनी तकलीफ महसूस हो रही होगी। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वह सब जानते थे कि 100 मिलियन कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसका क्या मतलब हो सकता था? क्या इसका मतलब यह है कि अभी अभी जिस आदमी ने बोली लगाई उसकी पहचान भी उसकी बोली की तरह ही बहुत ज्यादा रहस्यमय और अचंभित कर देने वाली है? वहां पर जो आदमी ऑक्शन एसोसिएशन की तरफ से जब बोली लगा रहा था उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था और अवनी उसका तो हाल खराब हो गया था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ यहां पर एक कम कार की तरह खड़ी है और उसकी आत्मा अब उसके साथ नहीं है। वह अपने आप को एकदम खाली महसूस कर रही थी। तभी वहां खड़े ऑक्शन के कानों में आवाज पड़ी, ऑक्शन, मैंने अभी अभी बोली लगाई है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? यह आवाज रेहान की थी। जैसे ही वहां खड़े ऑक्शन के कानों में यह आवाज पड़ी वह उसे एकदम से सिहर उठा। वह जानता था कि रेहान कोई आम आदमी नहीं है और अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो शायद रेहान उससे नाराज हो जाए और इसके बदले उसे कोई भी ऐसी सजा दे दे जिसे वह शायद उठा ना पाए। यह सोचते ही उसने जल्दी से रेहान से माफी मांगी और वहां खड़े हुए
बाकी सब लोगों से पूछा। एनएन महाशय ने अभी अभी मिलियन रिस्क की बोली लगाई है। क्या कोई और है यहां पर जो इससे ज्यादा की बोली लगाना चाहता है? महाकाली सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अभी अभी किया हुआ सवाल एकदम बकवास था और शायद मजाक में यह सवाल किया गया था, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें इससे ज्यादा की बोली लगाने की हिम्मत होगी। जब वेस्ट प्रोविंस माइनिंग इंडस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले यंग मास्टर अभिम ने ही हार मान ली, तू उसके बाद किसमें इतनी हिम्मत होगी जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा? अभी अभी लगाई हुई 200 मिलियन की बोली के साथ साथ जिसकी वजह से सभी लोग घबराए हुए थे। अब रेहान की असली पहचान जानने के लिए भी वहां बैठे हुए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे और थोड़े से डरे हुए भी थे। जो इंसान यंग मास्टर अमन और यंग मास्टर जुनैद के साथ प्राइवेट रूम खरीद सकता है और उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े लोग उसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो यह बात तो सामान्य थी कि यह इंसान जरूर बहुत बड़ा आदमी होगा और हो ना हो यह स्वर्ग से ही जमीन पर आया होगा, वरना किसमें हिम्मत होती है इतनी बड़ी अमाउंट बोली के तौर पर लगाने की। और अब इस साथ मौत अब किसमें हिम्मत होगी रेहान के सामने खड़ा होने की? वहां खड़े ऑक्शन ने जल्दी जल्दी कहा 200 मिलियन 1, 200 मिलियन 2, 200 मिलियन 3। डील फाइनल रूल्स के हिसाब से उस ऑक्शन ने 3 बार चिल्लाते हुए रेहान की लगाई हुई बोली को दोहराया और डील को फाइनल कर दिया, क्योंकि वह खुद भी जानता था और बाकी लोग भी जानते थे कि अब किसी में हिम्मत नहीं है। इससे ऊंची बोली लगाने की 0 मिलियन रप वीएसी भी अवनी के साथ एक रात गुजारने के लिए, जो को एक पूरी तरह से इलीगल ऑक्शन के तहत बिताई जाने वाली थी। इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक इंसान को यह बात पता थी कि वह लोग इलीगल ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी इस बात को बाहर पब्लिक में नहीं जाने देने वाला था, क्योंकि अगर गलती से भी बाहर के लोगों को, यह सामान्य लोगों को इस बारे में पता चल गया तो पक्का इससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। और ऊपर से अभी अभी जो नीलामी हुई है उससे पहले ही लोग बहुत ज्यादा शॉक में हैं। ऐसे में इस न्यूज के बाहर आने और हेडलाइन बनने से सभी लोगों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और नामी अमीर लोग यहाँ पर आए हुए थे। शुरुआत में अमन को पूरा विश्वास था कि वह कुछ भी करके इस बार अभिम को हरा देगा, पर ऐसा हो नहीं पाया और अभिम ने उसे इस बार भी मात दे दी थी। उसी वक्त सबसे बड़े यंग मास्टर रेहान ने सीधे 200 मिलियन रुपए की बोली लगा दी थी, जो अभिम की लगाई हुई बोली से बिल्कुल दुगनी थी। इसे देखकर वहां बैठे हुए सभी लोग और यहां तक कि अभी म्यू भी एकदम गहरे सदमे में चला गया। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह रेहान के सामने और वहां बैठे हुए बाकी लोगों के सामने अपनी हार माने, पर उसे डर था कि अगर उसने इस बोली को जारी रखा और रेहान को सिर्फ हराने के लिए 200 मिलियन से भी ज्यादा की बोली लगा दी, तो उसके वापस घर लौटने पर उसके पिता और उसकी मंगेतर दोनों ही उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि साफ साफ यह एक बहुत ज्यादा बड़ा घाटे का सौदा था। और ऊपर से अभिम सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए इतने रुपए नहीं उड़ा सकता था। आखिर में उसने अपनी हार मान ली और रेहान को बधाई देते हुए वहां से दबे पैर निकल गया। उसे इस तरह दुम दबाकर भागता हुआ देखकर वहां आए हुए बाकी अमीर लोग एकदम सकते में आ गए, क्योंकि कोई भी बिल्कुल नहीं जानता था कि यंग मास्टर अभिम भी कभी किसी से हार मान सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उन सभी के दिमाग में यही था कि अचानक से यह इंसान कौन आ गया जिसे पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं है, और यह यहां पर खड़े होकर ऐसे बोली लगा रहा है जैसे मिलियन रुपए सिर्फ उसकी कोई 1 महीने की पॉकेट मनी हो। जल्दी ही लामी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई और यह बोली रेहान जीत गया। पर आज तो रेहान के प्राइवेट रूम में बैठे हुए उसके बाकी 2 यंग मास्टर दोस्त भी एकदम हैरान रह गए, और रेहान के इतने बेबाकी अंदाज में लगाई हुई बोली से उन लोगों को भी डर लगने लगा। अमन ने हैरान होते हुए कहा, यह सब कुछ क्या है मास्टर रेहान? आपने सच में 200 मिलियन रुपए की बोली लगा दी। अमन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेहान इस तरह की कोई हरकत करेगा और इतनी शॉकिंग प्राइस बोलकर वहां बैठे हुए सभी लोगों को हैरान कर देगा। और उसने आज पहली बार अभिम को इस तरह से दुम दबाकर भागते हुए देखा था। इधर सिया भी एकदम हैरान होकर रेहान को देख रही थी। उसे इतना तो पता था कि रेहान उसकी बेस्ट फ्रेंड की मदद करेगा, पर उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह की शॉकिंग टेक्निक यूज करेगा। उधर जुनैद के बीच लगभग माथे पर पसीने आ गए थे। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, अवनी की फर्स्ट नाइट के लिए 200 मिलियन रब क्या बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? जुनैद को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। रेहान ने सीधे होशवई मिलियन रब क्यों बढ़ा दिए? रेहान हमेशा बहुत सोच समझकर काम करता है
फिर आज उसने इतने बेदंगे तरीके से बोली, लगाकर सबको हैरान कर दिया था। तभी रेहान ने एक डेविल स्माइल हंसते हुए कहा, तुम लोगों से किसने कहा कि मैंने यह सब कुछ अवनी के साथ फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने के लिए किया है? रेहान की यह बात सुनते ही उस प्राइवेट रूम में बैठे हुए सभी लोग एकदम दंग रह गए। तभी सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से हैरानी भरे एक्सप्रेशन रेहान की तरफ दे दिए। वट मतलब, अगर रेहान ने 200 मिलियन रप अवनी के साथ रात गुजारने के लिए नहीं दिए हैं, तो फिर रेहान ने इतना खर्चा क्यों किया और वह क्या करने की सोच रहा है? रेहान की बात सुनकर अमन ने एकदम कंफ्यूज होते हुए उसे कहा, नहीं रेहान, आप मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। आपने अवनी के ऊपर 200 मिलियन रप खर्च किए हैं। क्या आज रात आप उसका कुछ परसेंट भी वापस नहीं पाना चाहते थे? सिसी देते हैं। सब लोग यही सोचकर हैरान थे कि रेहान ने ऐसे ही बिना सोचे समझे इतने पैसे इस नीलामी में नहीं दे दिए हैं। उसने कुछ तो सोचा ही होगा। सब लोगों को इतना ज्यादा परेशान देखकर रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए सिया की तरफ देखते हुए कहा, अवनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे फिर वह किसी की मर्जी से हो या उसकी मर्जी के खिलाफ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त इस तरह से अपनी इज्जत दांव पर ना लगाएं और अपनी जिंदगी खराब ना करें। अभी अभी रेहान के कहे हुए शब्द सिया के सीधे दिल तक चले गए थे। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से वह इस जन्म में रेहान से टकराए और रेहान को पसंद करने लगी। इस दुनिया में कौन किसी की या उसकी इस तरह से मदद करेगा, और वह भी बिना अपना कोई फायदा देखें। सिया ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था। रेहान मैं तभी रेहान ने उसके पास आकर अपना हाथ उसके होठों पर रखकर उसे कुछ भी कहने से रोकते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सिया, अपने दोस्त को बुलाओ और उससे पूछो कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया और वह किस सिचुएशन से होकर अभी गुजर रही है। ऑक्शन एसोसिएशन का नीलामी करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। जैसे ही कोई डील फाइनल हो जाती है तो एक आदमी पैसे दे देता है और दूसरा तुरंत उसे माल उसके हाथ में सौंप देता है। यहां पर कोई भी लटलतीफी वाली बात नहीं थी। आखिरकार था तो ये एक इल्लीगल ऑक्शन ही, ऐसे में ये जितनी जल्दी हो जाए और जितने सिंपल तरीके से हो जाए उतना ही सबके लिए अच्छा था। रेहान ने तुरंत ही मिलियन रस्से ओसीजी ऑक्शन एसोसिएशन के उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और आज रात के लिए अवनी उसकी हो गई थी। सिया रेहान के कहने पर नीचे गई और अवनी को अपने साथ ऊपर उस प्राइवेट रूम में ले आए। ऑक्शन एसोसिएशन अभी भी चल रहा था, पर जैसे ही इस ऑक्शन की शान या आत्मा अवनी यहां से चली गई थी तो सभी लोग बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे और किसी को भी बाकी के सामान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि उस ऑक्शन का ऑक्शन जो अभी तक बहुत ज्यादा खुश था, वह भी अब थोड़ा उदास हो गया था और उसके इमोशन भी बार बार बदल रहे थे। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस ऑक्शन ने बाकी आइटम को इंट्रोड्यूस करने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर वहां बैठे हुए सभी लोगों को देखकर लग रहा था कि अब उन लोगों को एक पर भी दिलचस्पी नहीं रह गई थी और वहां बैठे हुए लोग बार बार अपना सिर उठाकर रेहान के प्राइवेट रूम की तरफ देख रहे थे। वहां बैठे हुए सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर अवनी को अंदर ले जाने के बाद क्या होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मिस्टीरियस यंग मास्टर बिल्कुल भी इंतजार करे, बिना यहां पर कुछ अच्छा करने वाला हो? तभी वहां बैठे हुए लोग फिर से आपस में बात करने लगे। अभी अभी जो लड़की नीचे आई थी वह सुप स्याही थी। मैं सही कह रहा हूं ना वह यहां पर है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। एक और वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी हमें यहां पर मिलेगी। इस मिस्टीरियस यंग मास्टर की किस्मत लड़कियों के मामले में बिल्कुल बुरी नहीं है। 2 सुपरस्टार एक साथ उसका इंतजार कर रही है। सच कहूं तो इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे अभी अभी याद आया उस प्राइवेट रूम के अंदर जिस आदमी ने अभी अभी इतनी बड़ी बोली लगाई है। क्या यह वही आदमी नहीं है जो कुछ टाइम पहले इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ था? सिया का बॉयफ्रेंड। इतना सुनते ही वहां बैठे हुए एक अमीर आदमी ने कहा, ओ गॉड, मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मैं यह बात सुन भी नहीं सकता हूं। यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी अब नीलामी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा था। अभी इन सब लोगों को सिर्फ रेहान की पहचान जानने में ही दिलचस्पी थी और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे थे और यह बात सोचकर ही अलग अलग तरह की फीलिंग शेयर कर रहे थे कि एक टाइम पर ही 2 सूप पश्ट के साथ होना किस तरह का फील देता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट रूम में सिया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब कर रखे थे। जब वह
तस्वीर अवनी को अपने साथ लेकर आए। सिया के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रेहान ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपना चेहरा इस तरह का क्यों बनाया हुआ है? सिया ने अपने पीछे खड़ी हुई अवनी को खींचते हुए सबके सामने किया और परेशान होते हुए बोली, मुझे लगता है कि अवनी की कंडीशन सही नहीं है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सिर्फ एक कंकाल की तरह मेरे सामने खड़ी है और इसमें अपनी आत्मा कहीं खो दी है। सच कहूं तो मैं तो इसे पहचान भी नहीं पा रही हूं। सिया की बात के ऊपर कोई और कुछ कहता, उससे पहले ही अमन ने एकदम हैरान होकर कहा, क्या तुम शो हो कि यह स्पष्टा अवनी ही है? अमन का पहला रिएक्शन इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि स्पष्टा अवनी की जगह पर कोई और फेक इंसान को यहां पर खड़ा कर दिया गया है और उनके सामने जो इंसान खड़ी हुई है वह असली अवनी नहीं है, पर बहुत हद तक उसकी जैसे दिख रही है। वरना किसी को भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी कि क्यों एक वर्ल्ड क्लास बिग स्टार सेलिब्रिटी अपने आप को एक सामान की तरह ट्रीट कर रही है और खुद को सबके सामने नीलाम होने दे रही है। अमन की बात सुनकर सिया ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं पक्का कह सकती हूं कि यह अवनी ही है, पर मुझे नहीं पता कि यह ऐसी क्यों हो गई है। सिया की बात सुनकर जुनैद भी अवनी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे बहुत ध्यान से देखते हुए उसने कहा, यह ऐसी कैसे हो सकती है? रेहान सच में चाहता था कि सिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में सब कुछ बताएं और इसीलिए उसने अवनी को अपनी फर्स्ट नाइट के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि वह तो चाहता था कि यह दोनों बेस्ट फ्रेंड मिलकर अपनी सारी परेशानी दूर कर ले। पर रेहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इस तरह की स्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। अभी उन लोगों के सामने जो अग्नि खड़ी थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेजान हो और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वह किसी के भी सिंपल ऑर्डर पर ही रिस्पांस कर देगी। जैसे अगर कोई उसे खड़ा होने के लिए कहे तो वह बायसा पॉसिबिलिटी पे खड़ी हो जाएगी। अगर कोई उसे बैठने तो वह बैठ जाएगी और यहां तक कि अगर कोई उसे गाने के लिए कहे तो वह सिर्फ अपना गाना गाकर सुनाए। फिलहाल अवनी किसी से भी बात करने में सक्षम नहीं थे और यह सिचुएशन वास्तव में बहुत ज्यादा अजीब थी। अवनी की ऐसी हालत देखकर अमन ने गुस्सा करते हुए कहा, यह सब कुछ जरूर उस रेहान ने किया होगा। मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूं और उससे पूछता हूं कि उसने यह सब कुछ क्यों किया। और इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया था क्योंकि अमन को लग रहा था कि अवनी की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं उस रेहान का हाथ है। अवनी एक बहुत अच्छी इंसान है और एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी है, पर इस वक्त वह इस तरह से हरकतें कर रही है जैसे वह पागल हो गई है और यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो चुका था। इस बार ने अमन को बिल्कुल नहीं रोका क्योंकि रेहान भी जानना चाहता था कि आखिर यह सब कुछ हो क्या रहा है और ऑक्शन एसोसिएशन का बॉस होने के नाते अगर यह सब कुछ रेहान ने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? और हो ना हो, रेहान इस बारे में पक्का जानता था। जैसे ही अमन वहां से रेहान से बात करने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा, उसी वक्त अचानक उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से अपने आप खुल गया और जो इंसान अभी अभी अंदर आया था वह कोई और नहीं बल्कि रेहान ही था। उसे अचानक से वहां देखकर मन को काफी ज्यादा हैरानी हुई। तभी अमन ने अपनी तेज आवाज में उससे कहा, रेहान तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं तुमसे बात करने के लिए आ ही रहा था। अवनी को क्या हुआ है और यह इस तरह से बेजान क्यों बन गई है? क्या यह सब कुछ तुमने किया है? अमन की बात सुनकर रेहान मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मुझे पता था कि यंग मास्टर अमन इस बारे में बात करने के लिए मुझसे जरूर मिलना चाहेंगे, इसीलिए मैं खुद यहां पर आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। रेहान की इतनी हैरत अंगेज बोली सुनकर सभी लोग एकदम हैरान रह गए थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक रात के लिए कोई इतना पैसा दे सकता है। वही बाकी लोगों के साथ साथ सिया और अमन और जुनैद भी बहुत ज्यादा हैरान थे। अमन और जुनैद को भी ऐसा ही लगा कि रेहान इतने पैसे सिर्फ एक रात गुजारने के लिए दे रहा है और उन लोगों ने भी रेहान को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा कि इतने पैसे देना बहुत घाटे का सौदा है। वही सिया ये सोचकर हैरान थी कि सिर्फ उसकी मदद करने के लिए और उसके दोस्त को बचाने के लिए रेहान ने इतने ज्यादा पैसों की बोली लगा दी थी। रेहान के कहने पर जब सिया ऑन एक्शन स्टेज से अपनी दोस्त को ऊपर प्राइवेट रूम के अंदर लेकर आई तो उन सब लोगों को अवनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उस वक्त अपनी को देखकर ऐसा जैसे वह कोई रोबोट हो जिसे उठने से कहा जाए तो उठ जाएगी और बैठने के लिए कहा जाए तो वह बैठ जाएगी, यहां तक कि अगर उसे गाना गाने के लिए कहा जाए तो वह अपना ही गाना गाकर सुना देगी।
आज सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी दोस्त के साथ नहीं बल्कि किसी बहरूपिया के साथ खड़ी हो, जिसकी शक्ल बहुत हद तक उसकी दोस्त अनी से मिलती है। ना चाहकर भी सबको ऐसा लग रहा था जैसे अवनी जिंदा तो है, पर उसकी आत्मा मर चुकी है और वह सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह उन सब के सामने खड़ी है। यह सब कुछ देखकर मन को पहला डाउट यही आया कि हो ना हो इन सब के पीछे इस पूरे ऑक्शन के मालिक रेहान का हाथ है और वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नहीं पता, पर रेहान को अवनी के बारे में कुछ ना कुछ पता है। इसीलिए अमन वहां सब लोगों से यह कहकर दरवाजे की तरफ मुड़ाई था कि वह एक बार इस बारे में रेहान से बात करता है कि तभी अचानक से उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुल गया और उस दरवाजे को खेलते हुए रेहान अंदर आ गया। जैसे ही अमन ने रेहान से सवाल किया तो रेहान ने खुद उससे कहा कि वह इसी बारे में बात करने के लिए यहां पर आया है। रेहान की बात सुनकर अमन ने बेसब्री दिखाते हुए उससे कहा, तो जल्दी से मुझे बताओ कि यह सब कुछ हो जा रहा है। रेहान से बात करते वक्त अमन को बहुत ज्यादा पहले से गुस्सा आ रहा था और वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेहान इधर उधर की बात करे। इसीलिए उसने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। तभी रेहान ने जो कहा उसे सुनकर सब लोग एकदम हैरान रह गए। रेहान ने उन लोगों को बताया, अवनी इस वक्त बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, पर यह सब कुछ मैंने नहीं किया है। जब मेरे क्लाइंट ने इसे यहां पर भेजा था तो यह उस वक्त बिल्कुल इसी तरह थी जैसे अब है। रेहान की बात सुनकर अमन को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई है। जिस हिसाब से रेहान में अब भी इन लोगों को बताया था, उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ना चाहते हुए उन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बोल दी हो। अब वहां खड़ा एकाएक इंसान यह बात जानना चाहता था कि असल में अवनी के साथ हुआ क्या है और वह किस तरह से क्यों बन गई है। तभी रेहान ने रेहान से पूछा, क्लाइंट किसकी बात कर रहे हो तुम और कौन है? यह है। अगर इस वक्त रेहान ने कोई भी झूठ नहीं बोला तो शायद इस पूरे मामले से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, पर जब से उसने अपने मुंह से क्लाइंट शब्द इस्तेमाल किया था तो यह बात तो पक्की हो गई थी कि रेहान उस क्लाइंट को जानता है और पहले भी उससे मिल चुका है। और यह बात भी पक्की थी कि हो ना हो रेहान यह बात जानता था कि वह इंसान कौन है जो अग्नि को इस नीलामी में बेचना चाहता है और उसकी फर्स्ट नाइट को तरह से इस काले बाजार में सबसे छुपकर नीलाम कर रहा है। जैसे ही रेहान ने यह सवाल पूछा तो उस वक्त रेहान के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए थे। उसे देखकर लग रहा था कि ना उस आदमी के बारे में जानता है जिसने अवनी के साथ यह सब कुछ किया है, पर बहुत सारे ऐसे नियम कायदे होते हैं जिसकी वजह से उन क्लाइंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता है। और इसीलिए रेहान ने अपने आधे अधूरे शब्दों में रेहान से कहा, वो यह यंग मास्टर असल में इस ऑक्शन हाउस के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिसके हिसाब से हम लोग हमारे क्लाइंट की आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील नहीं कर सकते हैं। और यह सवाल पूछकर आप मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। इस बिजनेस में आने के इतने सालों बाद भी रेहान अभी तक इसीलिए टिका हुआ था क्योंकि वह इन कामों को बहुत ही ईमानदारी से कर रहा था। काम भले ही इल्लीगल था पर उसमें भी उसने ईमानदारी रखी हुई थी, जिसकी वजह से आज 10 सालों बाद भी वह इस काम को आसानी से कर रहा था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसे इस फील्ड से बाहर कर सके। हालांकि यह तभी तक था जब तक वह रेहान से नहीं मिला था। अब रेहान से मिलने के बाद आगे क्या होता है यह कह पाना मुश्किल था। रेहान की बात सुनकर अमन को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में रेहान से कहा, किस तरह की बकवास नियम कायदे हैं? मैंने जो पूछा है मुझे बस उसका जवाब दो। तुम्हारे नियम कायदों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बिना वजह तुम बात का बतन गढ़ क्यों बना रहे हो? अमन के कहने के बावजूद भी रेहान ने अपना सिर ना में हिला दिया। हालांकि अभी तक उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह एकदम से गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए एकदम सख्त हो गए थे। रेहान ने अपने चेहरे के सख्त हाव भाव, यंग मास्टर अमन, आप फिलहाल मेरी बोर्ड के ऊपर खड़े हैं और यहां पर आपको मेरे रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। अगर आप अभी भी उस क्लाइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस बारे में मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, पर एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप मेरी जगह पर खड़े होकर मेरे बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अभी अभी रेहान ने जो भी कुछ कहा उससे साफ समझ आ रहा था कि वह अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ इन लोगों को धमकी भी दे रहा है कि यह लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे यह लोग कितने भी बड़े यंग मास्टर क्यों ना हो। रेहान का ऐसा सटीक जवाब सुनकर अमन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, पर उसने गुस्से में सिर्फ इतना कहा, तुम अमन को उस जगह के नियम कायदों के बारे में अच्छे से पता था। अगर कोई इंसान उस ओपन एसोसिएशन में किसी भी चीज को नीलाम करना चाहता है
तो वह अपनी पहचान को सबसे छुपाकर ही रखता था और रेहान कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तभी जुनैद ने ही एकदम फ्लैट टोन में उससे बात करते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें इसके मालिक के बारे में नहीं बताओगे? यहां तक कि जब हम तीनों यंग मास्टर एक साथ हैं और हम लोगों को तुम्हारे नियमों की कोई परवाह नहीं है। जुनैद के बाद अमन ने भी अपना मुंह बिना सोचे समझे खोलते हुए रेहान से कहा, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम सिर्फ एक मनी माइंडेड आदमी हो जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अपना यह मुंह खोलो और अपनी की मत बताओ। बताओ कौन है इन सब के पीछे और अवनी के साथ? यह सब कुछ किसने किया है बताओ। मुझे कितने पैसे चाहिए? तुम्हें ऐसे समझो कि इस इंफॉर्मेशन देने के तुम पैसे चार्ज कर रहे हो। इतना तो पक्का था कि इन दोनों के कहे हुए शब्द से रेहान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ना ही उसे कोई फर्क पड़ रहा था। यह बात सच थी कि रेहान के लिए पैसा ही सब कुछ था, पर उसके लिए यह बात भी डिपेंड करती थी कि यह पैसे उसे किस चीज के लिए मिल रहे हैं। और अब अमन और रेहान चाहते हैं कि वह इन्हें उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दे दे, सिस्साओं। पर रेहान ने अपना मुंह बंद रखा और इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। रेहान ने जब रेहान का ऐसा एटीट्यूड देखा तो वह समझ गया था कि रेहान और लोगों को एक शब्द भी नहीं बताएगा। और जब उसे पता चला कि रेहान से वह कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकता है, तो उसने अपना हाथ दिखाते हुए रेहान को वहां से जाने के लिए कह दिया। जैसे ही रेहान उस प्राइवेट रूम से बाहर चला गया तो अमन ने परेशान होते हुए रेहान से पूछा, यंग मास्टर रेहान, ऐसे कैसे रेहान को जाने दे सकते हैं? रेहान समझ गया था कि रेहान कुछ भी नहीं बताने वाला है और रेहान को अच्छे से पता था कि क्लाइंट कौन है। पर फिर भी पैसे ऑफर करने के बावजूद भी रेहान ने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। यह जगह रेहान की थी और वह इस पूरे क्रूज का मालिक था। अगर यहां पर इन 3 यंग मास्टर से ज्यादा लोग भी होते तो भी बिना रेहान की मर्जी के कोई भी उससे कुछ भी नहीं उगलवाने से चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती थी। और इस वक्त रेहान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। रेहान इतना तो समझ चुका था कि यह रेहान फिलहाल अपने इलाके का शेर है। सबके सामने यह मुस्कुराकर सबसे बात करता है, पर पीछे से लोगों पर हमले करते वक्त यह बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है। जब रेहान ने अमन के ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन देखे तो उसने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, इसे यहां से भेजने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? आखिरकार रेहान इस पूरे क्रूज का मालिक है और हम लोगों के लिए यह अच्छा होगा अगर हम किसी और की जगह पर उसके नियम कायदों को फॉलो करें, बजाय अपनी पावर दिखाने के। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों पर ध्यान ना देकर सिया लगातार अवनी से बात करने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद अवनी अपने पहले वाले रूप में आ जाए और इस तरह खोखले कंकाल की तरह व्यवहार ना करें। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सिया उससे क्या बातें कर रही है, क्योंकि अवनी अभी भी अपने उसी रूप में थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अमन ने अनुमान लगाते हुए सबसे कहा, अवनी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे ड्रग दिया हो। क्या तुम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है? मैं अभिनव, जो इस वक्त रेहान के गार्ड के तौर पर वहां पर खड़ा था, हुसन मोइमा, उसने अचानक से कहा, नहीं, ये ड्रग्स का असर नहीं है। अभिनव ने इतने विश्वास के साथ इसीलिए कहा क्योंकि जब से अवनी उस ऑक्शन स्टेज के ऊपर आकर खड़ी हुई थी तब से अभिनव लगातार उसे ऑब्जर्व कर रहा था और बाकी लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए उन लोगों को अवनी का ऐसा लगा एकदम से हैरान कर रहा था। अभिनव की बात सुनकर रेहान ने अपनी आंखों की बोहों को उठाकर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, अगर यह ड्रग की वजह से नहीं है तो फिर किस वजह से है? रेहान भी यह बात जानता था कि बार में ड्रग लेने के बाद लड़कियां किस तरह से बिहेव करने लगती हैं, और रेहान ने तो काफी टाइम तक बार में काम किया था। इसीलिए उसे अवनी की कंडीशन अभी बिल्कुल 80 पर वैसी ही लग रही थी। इसीलिए रेहान पूरे विश्वास के साथ यह बात कह सकता था कि किसी न किसी ने जानबूझकर इसे फंसाया है और इसे ड्रग दिया है, जिसकी वजह से यह इस तरह बिहेव कर रही हैं। हालांकि जब अभिनव ने अमन और रेहान दोनों के लगाए हुए अनुमान को खारिज कर दिया तो वे सब लोग अभिनव की तरफ देखने लगे कि शायद यही कुछ बता दे। अमन ने फिर से रेहान के सवाल को अभिनव के सामने दोहराया और कंफ्यूज होते हुए बोला, अगर अवनी ने ड्रग नहीं लिया है तो फिर इसे हुआ क्या है? क्या किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है जिसकी वजह से यह इस तरह का व्यवहार कर रही है? इस वक्त अवनी की जो हालत थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ लड़की है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यह था कि वह इस वक्त बिल्कुल चुप थी और सबसे ज्यादा ओबेडेंट बिहेव कर रही थी। रेहान को कुछ कहने से पहले अभिनव ने एक बार फिर से बहुत ध्यान से अवनी को और उसकी हालत को ऑब्जर्व किया और उसके बाद कहा, यंग मास्टर रेहान, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि किसी ने अवनी को हिप्नोटाइज किया है।
जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने अभिनव की बात सुनी, सभी लोग एकदम से हैरान हो गए और एक साथ बोले, हिप्नोटाइज। उन लोगों की बातों में हैरानी भी थी और सवाल भी थे। अमन और जुनैद के बार बार धमकाने के बाद भी रेहान ने अपना मुंह नहीं खोला और उस क्लाइंट का नाम नहीं बताया जिसने अवनी को यहां पर ऑक्शन के लिए भेजा था, और साथ ही साथ अमन को यह आने धमकी भी दे दी कि वह उसकी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है और उसे कोई हक नहीं है कि वह रेहान के साथ इतनी बदतमीजी से बात करें। जब पैसे ऑफर करने के बाद भी रेहान ने अपना मुंह नहीं खोला तो रेहान ने उसे उस प्राइवेट रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया और रेहान चला भी गया। पर इस बात से आंस और बाकी लोग खुश नहीं थे। वह सभी लोग चाहते थे कि रेहान कुछ करें जिससे यह रेहान अपना मुंह खोले, पर रेहान जानता था कि यह रेहान इस तरह से अपना मुंह नहीं खोल सकता, इसीलिए अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिया बार बार अवनी से बात करने की कोशिश कर रही थी और उसे पहले वाली कंडीशन मिलने की कोशिश कर रही थी, पर अवनी अभी भी वैसी की वैसी ही थी। उसकी इस हालत को देखकर सब लोगों को लगा कि शायद किसी ने उसे ड्रग्स दिया है, पर जब रेहान के बॉडीगार्ड अभिनव ने उन सब के अनुमान को गलत साबित कर उनसे कहा कि अवनी को ड्रग्स नहीं दिए गए हैं बल्कि इसे हिप्नोटाइज किया गया है, अभिनव का ऐसा जवाब सुनकर वहां खड़ा एक एक इंसान एकदम दंग रह गया। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझ हास्य अनिडेय कि उन्होंने क्या सुन लिया है। रेहान को भी अभिनव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कब से हिप्नोटाइज जैसी चीजें असल में होने लगी हैं। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह सब चीजें होती है या नहीं, पर अब भी रेहान में अभिनव की बात पर विश्वास करना ज्यादा सही समझा, क्योंकि रेहान जानता था कि उसके लिए काम करने वाले मोस्ट नॉलेजेबल लोगों में से सबसे ज्यादा नॉलेज अभिनव के पास ही थी और हमेशा से ही अभिनव को इन सब बातों की नॉलेज रही है। अगर अभिनव ने कहा है कि अवनी हिप्नोटाइज की गई है तो जरूर उसने कुछ सोच समझकर ही यह बात कही होगी, और अभिनव भी ऐसा नहीं था जिसे यह सब कुछ लग रहा था। बल्कि मैगी ने भी एक बार के लिए यह बात नोटिस की थी और फिर उसने सबसे कहा, यह अभी भी हिप्नोटाइज है। मैगी और अभिनव की बात सुनकर सिया ने बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहा, क्यों, क्या हिप्नोटाइज कोई जादू है? तुम लोग इतने विश्वास के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? को विश्वास था कि उसकी दोस्त अवनी कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी और इस तरह की बचकानी हरकत अपनी मर्जी से नहीं करेगी, पर अब ऐसा सच्चाई बाहर आई है कि किसी ने उसे इतना टाइप किया है और यह सब कुछ वह अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। पर सिया को समझ नहीं आ रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है। अभिनव अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, इसे देखते हुए और इसकी आंखों से साफ पता चल रहा है, अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और पूरी तरह से खुलती भी नहीं है, और मेडिसिन की वजह से आंखों की पुतलियां लगभग पूरी तरह खुलती नहीं है। अवनी के साथ ऐसा नहीं है, इसकी आंखें पूरी तरह खुली हैं। औरतों और ड्रग लेने के बाद हम लोग ठीक से खड़े भी नहीं रह पाते, जबकि यह तो बिल्कुल ठीक खड़ी है और हम लोग जो कह रहे हैं वह कर भी रही है। जब अभिम ने सही तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन की, तब जाकर वहां खड़े हुए लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ और लोगों को विश्वास होने लगा कि अवनी सच में हिप्नोटाइज हुई है। अनी बहुत ही नॉर्मल इंसान थी और अचानक से ही ऐसी हो गई थी। इस तरह से आसारोइस अब नॉर्मल बनाने के लिए किसी ने इसे शॉक भी दिया था। रेहान के दोनों सबॉर्डिनेट मैगी और अभिनव पूरी तरह से विश्वास के साथ कह रहे थे कि इसे टाइप किया गया है, और अब इन सब लोगों के सामने यह सवाल नहीं था कि अवनी के साथ ऐसा करने वाला कौन है, बल्कि यह सब लोग सिर्फ उस रास्ते को ढूंढना चाहते थे जिससे अनी को इस हिप्नोटिस से बाहर निकाला जा सके और पहले की तरह नॉर्मल किया जा सके। कुछ सोचकर रेहान ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, अभिनव, तुम इन सब बातों के बारे में ज्यादा जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि हम किस तरह से अवनी को वापस नॉर्मल कर सकते हैं? वहां खड़े हुए बाकी लोगों को हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था, और यहां तक कि इन लोगों ने तो इस बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। इसीलिए वह लोग चाहकर भी अवनी की कोई मदद नहीं कर सकते थे। रेहान का सवाल सुनते ही अभिनव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखों की बोहों को उठाते हुए कहा, यंग मास्टर, जितना मैं देख पा रहा हूं, अवनी को बहुत ही हाई लेवल के ऊपर हिप्नोटाइज किया गया है और ऐसे में मैं इसका कोई भी इलाज नहीं कर सकता हूं। अगर इस हालत में आप अवनी को बहुत तेज मारेंगे तो भी वह अपने सम्मोहन से नहीं आएगी। अभिनव की बात सुनकर सिया परेशान होते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अवनी अभी भी बची हुई है? अभिनव की कही हुई बातों से सिया इतना ज्यादा परेशान हो गई थी
क्योंकि उसने फिर से उससे कहा, अगर सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं तो सिया की बात सुनकर अभिनव ने उसे सम्मोहन की असली क्रूरता से भरी हुई सच्चाई बताते हुए कहा, अगर किसी को भी एक लेवल से हाई हिप्नोटाइज किया जाता है तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और अगर हम समय पर उस इंसान को सम्मोहन से बाहर नहीं निकालते हैं तो शायद वह समय इंसान और ज्यादा इस जाल में फंसता चला जाता है जब तक उसकी असली कॉन्शियसनेस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, और उसके बाद वह इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाता है। अभिनव की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी रेहान नहीं थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या सच में इस परेशानी को हल करने का कोई भी रास्ता नहीं है? रेहान का सवाल सुनकर अभिनव ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर रेहान से कहा, बिल्कुल, एक रास्ता है। जैसा कि डीप हिप्नोसिस देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है, पर इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इस वक्त अवनी की जो असली सिचुएशन है वह बिल्कुल ऐसी है कि इसकी खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है वह पूरी तरह से किसी और के वश में है। ऐसे में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने किसी चीज को एक अलमारी में बंद कर दिया हो और उसकी चाबी किसी दूसरे के पास हो। जितनी जल्दी हम उस अलमारी का ताला खोलेंगे और जिस आदमी ने यह सब कुछ किया है उसे वापस अवनी को नॉर्मल होने के लिए मजबूर करेंगे, तो इतनी जल्दी अवनी इस हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाएगी। अभी अभी जो कुछ भी अभिनव ने कहा था वह सब कुछ बहुत ही गहरी बातें थी जिन्हें सुनकर वहां खड़े हुए कुछ लोग एकदम दंग रह गए। तभी अमन का दिमाग खटका और उसने तुरंत सवाल करते हुए पूछा, तुमने जो भी कहा वह सच में बहुत सिंपल है, पर अब यह भी बता दो कि हम लोगों को वह पासवर्ड, वह चाबी कैसे मिलेगी, क्योंकि अपने को तो खुद ही नहीं पता कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है, और वैसे भी यह खुद से कुछ बताने से रही। अमन की बात सुनकर अभिनव ने अपनी गर्दन फैला दी और फिर कहा, आपने सच कहा। इस सम्मोहन को दूर करने का पासवर्ड या चाबी शायद कोई सीटी हो या कोई हिंट या फिर उंगलियों का कोई इशारा भी हो सकता है, पर जब तक हम लोग उस इंसान को नहीं पकड़ लेते जिसने अवनी को सम्मोहित किया है तब तक हम लोगों का अनुमान लगाना बेकार है। जब सिया ने देखा कि अवनी को फिर से नॉर्मल करने का कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा है तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, जिसने भी अवनी को सम्मोहित किया है वह आदमी बहुत ज्यादा घटिया है। अवनी एक अच्छी लड़की है, वह कभी भी किसी को भी दुख नहीं दे सकती है। उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इसके साथ इतना बुरा कर सकता है। रेहान ने कुछ देर तक अपने दिल में कुछ सोचा और उसके बाद उसने थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं उनसे इतना तो साफ हो गया है कि हमें अवनी को फिर से उसकी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने अवनी को हिप्नोटाइज किया है। अगर उस इंसान को ढूंढना इतना आसान होता तो शायद बहुत पहले ही ये लोग उस इंसान को ढूंढ चुके होते। हालांकि रेहान, जिसे इस बारे में पता है, उसने तो साफ साफ बताने से मना कर दिया है। रेहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह इन सब चीजों से बाहर निकले। रेहान कुछ बता नहीं रहा था और इसके अलावा रेहान को कुछ और समझ नहीं आ रहा था। यह मुंबई नहीं था जहां पर रेहान का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उस आदमी को ढूंढने में किसे कहते हैं उसकी मदद कर सकता। इस खुले समंदर के बीचों बीच रेहान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस वक्त उसके पास मैन पावर भी नहीं थी। अभिनव की बात सुनकर अमन ने बेसब्र होते हुए कहा, आखिर में हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। उस आदमी का पता लगाने के लिए हमें रेहान का मुंह खुलवाना ही पड़ेगा। मैं अभी किसी को बुलाता हूं और इसका मुंह खुलवाने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं लगता कि यह अब ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद रख पाएगा। और इतना कहकर अमन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने लगा। भले ही यह खुला समंदर था पर इनके अपने आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं था। अगर अमन के सब ऑर्डिनेंस को उसका दिया हुआ ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो वे लोग जल्द से जल्द यहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि तभी रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए अमन को रोक दिया। जब तक रेहान कुछ बताना नहीं चाहता है तब तक उसकी मर्जी के खिलाफ चाहे जितने लोगों को इस्तेमाल कर लो, वह असफे ही अपना मुंह नहीं खोलेगा। रेहान जैसे लोग बहुत ही एम्बिशियस टाइप के लोग होते हैं। इन लोगों के दिमाग में अपने ही कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें लेकर यह कभी भी किसी और की नहीं सुनते, चाहे अब कोई भी इनके सामने रिक्वेस्ट करें या फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करें। पर यह लोग किसी के लिए नहीं बदलते। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस क्रूज के ऊपर और बहुत सारे लोग थे और सभी लोग रेहान के ही आदमी थे और शायद इन लोगों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। ऐसे में अगर रेहान और अमन अपने बॉडीगार्ड को वहां पर बुला भी लेते हैं तो भी इन लोगों को इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे रेहान के साथ उन लोगों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे।
और दोनों ही तरफ के लोग शायद समंदर के बीचों बीच चल रहे इस क्रूज के ऊपर कोई खूनी लड़ाई लड़ने लगे। रेहान सच में इस तरह का कोई भी सीन नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनों से कहा, क्या यहां पर ऐसा और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम अनी को बचा सके? उस इंसान को ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता हो तो बताओ। रेहान की बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा झकते हुए कहा, यंग मास्टर, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असल में एक रास्ता है यंग मास्टर। क्या आपने कभी भी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसे स्पिरिचुअल हैकर कहकर बुलाते हो? अभिनव ने अभी अभी जो कहा रेहान को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। उसने हैकर के बारे में तो सुना था और रजत जैसा सुपर हैकर उसके पास था, पर यह स्पिरिचुअल हैकर क्या होता है? रेहान को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अभिनव की बात समझ नहीं आई और उसने थोड़ा हैरानी भरे शब्दों में कहा, क्या कहा? और यह स्पिरिचुअल हैकर कौन है? सिया ने भी रेहान का सवाल दोहराते हुए अभिनव से पूछा, यह स्पिरिचुअल हैकर क्या होता है? वहां खड़े हुए सभी लोगों को स्पिरिचुअल हैकर नाम के शब्द में काफी इंटरेस्ट आ रहा था और यह शब्द सुनने में भी काफी अच्छा लग रहा था। अभिनव ने देखा कि किसी ने भी इस शब्द के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। यहां तक कि मैगी को भी इस तरह के इंसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार मैगी मित्तल परिवार की एक ट्रेन सुपर गॉड थी और सोसाइटी में हर वक्त रेहान को फॉलो करती थी। हालांकि मैगी काफी ताकतवर थी, पर फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जिनकी नॉलेज उसे नहीं थी और जिनके बारे में अभिनव को उससे ज्यादा पता था। जैसे ही अभिनव ने सब लोगों को बताया कि अवनी को सम्मोहन से बाहर निकालने का एक तरीका है जिसमें वह लोग स्पिरिचुअल हैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हैकर यह शब्द सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एकदम दंग रह गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि स्पिरिचुअल हैकर होता क्या है। इस बारे में मैगी को भी नहीं पता था। अभिनव ने बहुत ही प्राउड होते हुए वहां खड़े सभी लोगों को स्पिरिचुअल हैकर के बारे में एक्सप्लेन किया। यंग मास्टर, हम सभी लोगों का दिमाग असल में एक सुपर कंप्यूटर होता है और बहुत सारे सवा और कंप्यूटर जिनमें मजबूत से मजबूत पासवर्ड लगे होते हैं, उन्हें हम अपने सुपर कंप्यूटर माइंड से क्रैक कर सकते हैं, जैसे हमारी कंपनी में काम करने वाला है कर। रजत अभिनव आगे कुछ कहना चाहता था और उससे पहले ही अमन ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, अब मैं समझा, तुम्हारा मतलब है कि अवनी अब एक कंप्यूटर की तरह बन गई है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया हुआ है और हम में से किसी को भी उसका पासवर्ड नहीं पता है। इसीलिए हम लोग एक सुपर माइंडेड हैकर को ढूंढ लेंगे और उससे यह पासवर्ड क्रैक करने के लिए कहेंगे। क्या मैंने सही कहा? तुम्हारे कहने का मतलब यही था ना? अमन की बात सुनकर अभिनव ने अपनी गर्दन में खिलाते हुए उसे कहा, जी यंग मास्टर, आपने जो कहा उसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। असल में स्पिरिचुअल हैकर के पास इस तरह की एबिलिटी होती है। जो भी लोग हिप्नोटाइज करना जानते हैं वो लोग एक तरह से प्रोग्राम की तरह होते हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। पर एक बात अच्छी है कि लोगों को जहां यह पता होता है कि किसी को हिप्नोटाइज कैसे करना है, वहां पर लोगों को यह भी पता होता है कि दूसरे इंसान के किए हुए सोहन को कैसे हैक कर सितर कर तोड़ना है। जैसे ही अभिनव ने अपनी बात पूरी की तो वैसे ही अभिनव ने देखा कि उसके आसपास खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा दंग होकर उसे देख रहे हैं। वहां खड़े किसी भी इंसान ने इस स्पिरिचुअल हैकर शब्द का इतना गहरा मतलब होने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मैजिकल है, पर इस बारे में सोचने से इतना तो पता चल रहा था कि अभिम की बात में तर्क था और यह फिजूल बातें नहीं थी। हालांकि वहां खड़े बहुत सारे लोगों ने सम्मोहन के बारे में सुना तो था, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। सम्मोहन की दुनिया में बहुत सारे जीनियस बैठे हुए थे। हालांकि अभिम लोगों को कंप्यूटर मेटाफोर कितने यूज करता था और यहां तक वह लोगों को सम्मोहित भी कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने इन सब चीजों को एक तरफ रखा। फिलहाल सम्मोहन के बारे में जानने के लिए या अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने डायरेक्ट अवनी के बारे में सोचते हुए अभिम से पूछा, ठीक है, हम समझ गए। अब ये बताओ कि इस स्पिरिचुअल हैकर को हम ढूंढे फोर्स रहे हैं कहां? रेहान का सवाल सुनकर अभिम ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहां यह बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली ये लोग कहां मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। जैसे ही अभिम की कही हुई बात को वहां खड़े बाकी यंग मास्टर ने सुना तो सभी के चेहरे उतर गए। अमन ने बहुत ही निराश होते हुए कहा, इतनी देर तक डिस्कशन करने के बाद भी हम लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा अभी तक।
अभिम ने 2 लोगों के बारे में इन्हीं सुझाव दिया और उन दोनों ही लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसी अवनी के इस प्राइवेट रूम में आने तक थी। अवनी को ठीक करने के लिए 2 लोग थे और उन दोनों ही लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब अभिमा ने अपने आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए देखे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों को ढूंढ नहीं सकते। यह स्पिरिचुअल हैकर इस वक्त यजू आइलैंड के ऊपर एक्टिव है और यह लोग ज्यादातर इसी जगह पर रहते हैं। मुझे कुछ जगह मालूम है जहां पर यह लोग हो सकते हैं। अगर हम उस जगह पर जाकर इन लोगों का इंतजार करते हैं तो इस बात के पूरे चांस है कि हम लोग उन्हें वहां पर ढूंढ लेंगे। अभिम की बात सुनकर सिया को फिर से एक उम्मीद जगती हुई नजर आई। उसने थोड़ा खुश होते हुए कहा, क्या वह लोग हैं जो मैं ही है? यह तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी अभी जो भी अभिम ने कहा वह बहुत ज्यादा डरा देने वाला था। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, या कहो कि ऐसे भी हैकर हैं जो लोगों के ब्रेन को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अभी तक एक बात थी जो सब कुछ समझ आ गई थी कि यह हिप्नोटाइज करने वाली लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इन लोगों को किसी भी चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि चाहे इन लोगों को किसी को सम्मोहित करना हो या फिर सम्मोहन से बाहर निकालना हो, दोनों ही कामों के लिए यह लोग बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और इन लोगों को काम करने का तरीका भी बहुत ज्यादा अलग होता है। उसी वक्त रेहान के दिमाग में एक बात आई कि अगर यह लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं तो फिर एक वक्त आएगा जब इस दुनिया को यह हिप्नोटाइज करने वाले ही मिलकर चलाएंगे। खैर, यह सिर्फ विचार था जिसे रेहान ने जल्दी ही अपने दिमाग से हटा दिया और इस वक्त चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगा। रेहान ने अभिम से कहा, जब हमें यह बात पता चल ही गई है कि वह लोग पास की ही हिजू आइलैंड के ऊपर मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि अब यह काम हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लोगों को जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, चाहे फिर ये लोग जमीन में ही चुप कर क्यों ना रह रहे हैं। अभिनव ने जल्दी से रेहान की हाँ में हाँ भरी। अब जब उन लोगों को रास्ता मिल गया था तो वह लोग और ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे। रेहान ने सिया को अवनी के साथ वहीं पर इसका ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया और खुद ऑक्शन एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट करने के लिए चला गया। असल में वह मिस्टीरियस सर्वर जिसके बारे में इन लोगों ने काफी बातें की थी और जिसे खरीदने का मन रेहान ने बना लिया था। रेहान जल्द से जल्द उसे खरीदना चाहता था और आज रात को ही उस सर्वर का ऑक्शन होने जा रहा था जिसे हर हाल में रेहान पाना चाहता था। अभी अभी रेहान ने मिलियन रथ अवनी को खरीदने में लगा दिए थे। बड़ी बोली नहीं लगा सकता था, पर रेहान ने कुछ सोच समझकर ही इस बोली को इतना कम रखा था, क्योंकि अगर रेहान इससे ज्यादा बड़ी बोली लगाता तो शायद बाकी लोगों का ध्यान भी इस तरफ आता और वह लोग भी इस सर्वर के बारे में जानने के लिए ज्यादा दिलचस्पी लेते और हो सकता था कि इससे रेहान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती और बाकी लोग भी उसके लिए अड़चन पैदा करनी शुरू कर देते। इस सब के लिए रेहान ही था जो किसी से कंपटीशन कर रहा था, पर उसके बारे में रेहान को नहीं पता था। हालांकि नीलामी में सिर्फ पैसा बोलता है और दूसरी तरफ का इंसान चाहे जो ट्रिक काम में ले ले। अगर इंसान के पास पैसा है तो वह हर हाल में उस बोली को जीत ही लेगा। फिलहाल के लिए उन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि रेहान जिस चीज को खरीदना चाहता है उसे वह आराम से बिना किसी से ज्यादा हैवी कंपटीशन के और बिना ज्यादा पैसे लगाए खरीद सकता है। इसीलिए जैसे ही सर्वर की बोली लगनी शुरू हुई, रेहान ने तुरंत ही उसके लिए बोली लगा दी ताकि वह देख सके कि अगला इंसान उसके ऊपर कैसा रिएक्शन दे रहा है। इसी तरह आज जब रेहान ने बोली लगाई तो दूसरी तरफ की पार्टी भी थोड़ी सी हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई भी इस सर्वर को खरीदने में दिलचस्पी लेगा और शायद इसीलिए इन लोगों ने इतनी कम बोली लगाई थी। कुछ देर में दूसरी तरफ से भी बोली लग गई थी और यह बात तो पक्की थी कि वह लोग जानना चाहते थे कि रेहान इस सर्वर को खरीदने के लिए कितना ज्यादा उत्साहित है और यह सर्वर उसके लिए इतना जरूरी क्यों है। अमन के पास इस वक्त कुछ भी करने को नहीं था और ना ही उसे किसी चीज को खरीदने में दिलचस्पी थी। इसीलिए वह रेहान के बगल में जाकर बैठ गया और रेहान और दूसरी तरफ की पार्टी की एक्टिविटी को देखने लगा। अमन ने रेहान से हैरान होते हुए कहा, यंग मास्टर रेहान, लगता है दूसरी तरफ की पार्टी आपके खिलाफ बोली लगाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। अमन की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अमन की तरफ बिना देखे ही उससे कहा, हो सकता है कि दूसरी तरफ के लोग भी हमारे बारे में यही बात कर रहे हो जैसे हम उनके बारे में कर रहे हैं। जुनेद भी रेहान और अमन के साथ ही बैठा था। उसने रेहान से कहा,
हो सकता है कि शायद उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस सब के अंदर कुछ सीक्रेट है। जुनेद की बात सुनकर रिहान कुछ सोचने लगा और कुछ पल के लिए सोचने के बाद उसने अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, वेल डैड जी। बात मानकर रिहान ने अपने लोगों को हिजू आइलैंड के ऊपर उन स्पिरिचुअल हैकर को ढूंढने के लिए भेज दिया था और सिया को अग्नि के साथ उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया था।